अगर मैं जिंदा रहा तो इद्दत केस का फैसला 10 दिनों में करूंगा। जज ने ऐसे क्यों कहा? अहमद फरहाद और इमरान रियाज खान रिहा हो गए। याजूज माजूज पाकिस्तान में दाखिल और उनको रोकने के लिए कैसी फायर वॉल बनाई जाएगी? शेख रशीद का बड़ा इंकशाफ किस नौयत का है? आज के इस अहम गोरखधंधा में इन पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। दो बड़े अहम लोग जो थे, एक शायर और दूसरे सहाफ़ी गिरफ्तार हुए थे। उनको पहले अगवा किया गया और बाद में जब अदालतों ने सख्त नोटिस लिया तो अहमद फरहाद को सामने लाना पड़ा और वो बरामद हुए आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की पुलिस से। और फिर अदालत के अंदर पाकिस्तान के इदारों ने कहा कि वो फॉरेन टेरिटरी में है, यानी कि किसी और मुल्क के अंदर है, यानी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो कोई और मुल्क है और किसी और मुल्क की पुलिस के पास, किसी और मुल्क के पास है। तो लिहाजा हमारी हदूद और क़यूद आइन कानून ये कहता है कि हम वहाँ पे मुदाखलत नहीं कर सकते। बारहा मरतबा रिमांड होता रहा और ये रिमांड दिए जाने की सूरत में आज़ाद कश्मीर की अदालतें जो थी वो भी बड़ी हद तक एक्सपोज हुई और पता चला कि यहाँ पे भी ताकतवरों का दबाव जो है वो उसके ऊपर कायम और दायम है। अब जो इमरान रियाज हैं वो रिहा हुए हैं और इमरान रियाज खान को थाने से भी रिहाई मिल गई थी और अब वो घर की तरफ रवाना थे। और जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान रियाज खान अपने जो घर वाले हैं उनके पास पहुंच चुके हैं। इसके साथ देखिए कि कश्मीरी शायर अहमद फरहाद की ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है और अभी तक उनको जेल से या थाने से वो घर तक नहीं पहुंचे। शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की ज़मानत आखिरकार मंजूर मुजफ्फराबाद की मकामी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब इसके हुक्म की तामील होगी या नहीं होगी, मगर अहमद फरहाद की ज़मानत हो चुकी है और यकीनन वो ईद जो है वो अपने अहले खाना के साथ करेंगे। इस तरह से ज़मानतों का हो जाना, पहले अगवा करना, ताकत का इस्तेमाल करना, फिर इन लोगों को रोकना और टोकना और फिर इनकी ज़मानत का हो जाना। अब जब ये बाहर आएंगे तो इनकी नीयत और इरादे किस नौयत के होंगे, ये कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, कैसी सहाफ़त होगी, किस तरह की शायरी होगी, ये तो हम देखेंगे। मगर अहमद फरहाद जो हैं इन्होंने खूब शायरी करनी है, इस निज़ाम को एक्सपोज करना है, इस निज़ाम को एक्सपोज होना चाहिए, वरना ये हालात जो हैं वो इसी तरह से चलते रहे तो खित्ते के अंदर, रियासत के अंदर कोई बेहतरी नहीं आएगी, निज़ाम नहीं बदलेगा। इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। उसको कोई साफ़ी बदलेगा, कोई सियासतदान बदलेगा, कोई शायर अपना अमल जो है उसके अंदर लेके आएगा और मिलजुल के इस निज़ाम के अंदर बेहतरी लानी होगी। अगर हर कोई अपने हिस्से का काम करे, अदलिया का साथ दे, अदलिया लोगों को इंसाफ मुहैया करना शुरू करे, शायर शायरी करें, सहाफ़ी अच्छी सहाफ़त करें, तो यकीन जानिए कि इस मुल्क के अवाम को अवेयरनेस दी जा सकती है। अवेयरनेस के मुकाबले में जमहूरियत बेहतर हो सकती है। जमहूरियत बेहतर होगी तो हालात बेहतर हो सकते हैं। मगर ये सियासतदान जो हैं, आज भी मैं पंजाब असम्बली के अंदर तकरीर करते हुए जो बजट पेश हो रहा था मैं देख रहा था तो मैं हंस रहा था कि हमारे सियासतदानों का जो IQ लेवल है वो कैसा है। वफाकी बजट पेश हो रहा है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई और नून लीग कहती है तो हमारे साथ कौन सी मुशावरत हुई थी। ये बजट तो कहीं और से आया जिसमें तालीम, सेहत, बाकी सब चीज़ें जाएं बाढ़ में। 2122 अरब रुपए जो हैं वो दिफाई बजट के लिए रख दिए गए। हम तनकीद नहीं कर रहे, मगर भाईजान बैलेंस कीजिए। इस कौम को पढ़ने की ज़रूरत है, इस कौम को सेहतयाब होने की ज़रूरत है। यानी कि तालीम के ऊपर हमारा इतना भी बजट नहीं है जितना भारत के अंदर कलकत्ता की एक यूनिवर्सिटी का सिर्फ जो बजट है उसके बराबर भी हमारा तालीमी बजट नहीं है। क्यों आप डरते हैं? आप खामोश रखना चाहते हैं लोगों को, आप चाहते हैं उनको शऊर ना आए। तो ऐसे आलम में क्यों ना एक और बात भी कर ली जाए कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई और उस सूरत हाल में अगर देखें तो पाकिस्तानी अशराफिया की तरजीहात जो हैं वो क्या हैं। यानी कि यूज माजूज पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, उनके लिए एक फायर वॉल बनाई जा रही है, उनको रोकना है। मुझे नहीं मालूम कौन इसके ऊपर बिलीव करता या नहीं करता। हमें बताया गया, कहा गया, हदीस हैं, चीज़ें हैं कि यूज माजूज कहीं छुपे हैं, वो रोज़ाना दीवार को चाटते हैं और फिर जब सुबह होती है तो सोचते हैं कि बाकी काम बाद में कर लेंगे, तो फिर वो दीवार बड़ी हो जाती है तो फिर फ़लाँ चीज़ होती है। मगर
अब पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम है और बिलखुसूस जो PTI है, ये भी समझ लें कि यूज माजूज हैं और इनके सामने भी एक दीवार लगानी है, चूँकि ये तंग करते हैं इदारों को, ये ट्वीट्स करते हैं, तनकीद करते हैं, ये और चीज़ें करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यूज माजूज पाकिस्तानी कौम के लिए और बिलखुसूस PTI के लिए एक ऐसी दीवार बनाई जाएगी जिसको फायर वॉल कहा जाता है। तो इस ज़िमन में मशवानी साहब ने भी, जो अज़हर मशवानी है, उन्होंने ट्वीट की है और फायर वॉल के लिए बजट जो है वो 40 अरब रुपये है। मीडिया इश्तरात के लिए 10 से 15 बिलियन यानी कि 10 से 15 अरब रुपये का डॉलर है। इसी दौरान हायर एजुकेशन का बजट जो है वो 32 अरब रुपये है। और ये आप देख लीजिए कि इनकी तरजीहात क्या हैं और काम क्या करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब ये जो खबरें फैल रही हैं कि इंग्लैंड के अंदर कोई साइलम करेगा तो उसको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पासपोर्ट नहीं देगी, या यूरोपियन ममालिक के अंदर उसको भी रिट लाहौर के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। फिर ये सऊदी अरेबिया की खबर आ रही है जी कि वहाँ से लोग जो या दुबई में या किसी यूरोपीय मुल्क में या फ्रांस में जो लोग PTI के हैं, जो वो तनकीद कर रहे थे, तो उस तनकीद की वजह से उनकी नेशनैलिटियाँ ख़त्म की जा रही हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये बेशतर बकवास नामे हैं। ये फायर वॉल भी लगा लें तो ये फिर भी चीज़ों को नहीं रोक सकेंगे। ये एक नाकाम कोशिश है। ये आपको डराया जा रहा है कि आप जो हैं वो पाकिस्तान ना जा सकें, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, ताकि आप PTI के हक़ में ना बोलें, आप जमहूरियत के हक़ में ना बोलें, आप जमहूरियत के अंदर सियासत के अंदर मुदाखलत करने वालों के ख़िलाफ़ ना बोलें। तो ये सब हीले बहाने हैं, इनके ऊपर आपने कान नहीं धरने। इस हवाले से भी हम आपके सामने असल हक़ाइक़ लेके आएंगे कि असल में ये नेशनैलिटियाँ कैंसिल होने वाला का फार्मूला क्या है, फायर वॉल जो बनाई जा रही है यूज माजूज को रोकने के लिए, ये असल में कहानी क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना नहायत ही मुश्किल है। ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है ताकि आप खामोश हो जाएं और आप जो चीज़ें हैं वो ना कर गुजरें और आप पीछे हट जाएं। फिर एक जज साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इद्दत केस का जो फैसला है वो मैं सुनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगी। ये जज साहब हैं मजोका। पहले आपने देखा होगा कि इद्दत में निकाह वाला जो केस है 4 महीने चला। जब सारी बहस हो गई, फैसला सुनाने का वक्त आया, जो कि कानूनी तौर के ऊपर, अखलाकी तौर के ऊपर, आइनी तौर के ऊपर, अदालती निज़ाम के कवानीन के मुताबिक आप उसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन फिर भी नए जज मजोका साहब के पास ट्रांसफ़र हुआ। अब ये जो मजोका साहब हैं, जज साहब हैं, इन्होंने कह दिया कि अगर मैं 10 दिन जिंदा रहा, जिनकी मौत का तो किसी को नहीं पता, और खासकर पाकिस्तान के अंदर तो कोई 1 सेकंड का भी नहीं पता कौन किस जज को कब मार दे। तो ऐसी सूरत हाल में मजोका साहब ने कहा है जी कि अगर मैं 10 दिन जिंदा रहा तो मैं इद्दत केस का जो फैसला है उसको सुनाऊंगा। और इस हवाले से वो कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मतली की दरख्वास्तों पर बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानका को 21 जून के लिए नोटिस जारी किया गया है। खावर मानका के वकील पेश न हुए तो रिकॉर्ड देकर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत का ये हुक्म है। और सेशन कोर्ट में इद्दत केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी हुई। PTI वकला की कल समाअत की इस्तदा मुस्तरद हुई। जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला करूंगा, जज मोहम्मद अफजल मजोका ने ये बात बयान की। अब जज साहब को पता नहीं, शायद पहले से पता है कि वो या तो छुट्टियों पर चले जाएंगे या पता नहीं जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन बात ये बयान की जा रही है कि वो अगर ज़िंदा रहे तो फैसला सुना देंगे। अब वो फैसला कैसा होगा ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। ताकतवरों के बजट में 17% इजाफा क्यों हुआ? फौज ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जिससे 17% बजट में इजाफा कर दिया गया? ये एमल वली खान साहब ने सवाल उठाया है। बड़ा अच्छा और कीमती सवाल है। और हुकूमत ने 30% अपना खर्चा बढ़ा दिया और 40% टैक्स लगा दिया। ये कौन सी बात हुई भाई? आपने अखराजात 15% कम करते, आवाम को रिलीफ देते, आपने 40% टैक्स बढ़ा दिया, 30% अपने अखराजात बढ़ा दिए। ये लगता ये है कि ये जो भी सरकार आती है ये लूट मार करने के लिए आते हैं। सरकारी बाबू ने अपनी मुनासिब तनख्वाहें बढ़वा ली, प्राइवेट तनख्वाहदार तबका मारा गया, जिन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी जाएगी। और हुकूमत को इस बात का इदराक है कि हम कहाँ जाके फंस चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। और फिर शेख रशीद साहब का एक बड़ा इंकशाफ है और बड़ी अहम बात है। आप देखिए जहाँ पे लोगों की रिहाई हो रही है वहीं पे शेख रशीद साहब जैसे लोग दोबारा से बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, सच बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 दिनों का जो चिल्ला काटा था उसमें 40 किलो वजन कम हुआ। ये एक मुस्बत बात थी। लेकिन उन 40 दिनों में जो जो चीज़ें हुई, उनको थप्पड़ मारे गए, ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया गया, इमरान खान के खिलाफ बुलवाया गया। वहीं पर यह भी हुआ कि बुशरा बीबी और साइफर के मतलब जो कुछ लिख कर दिया गया था, मैं अगर बोल देता वो सारा कुछ तो 4 मिनट में बाहर होता। पूरा जो किताबचा था वो तैयार था जिस पर मुझे दस्तखत करने का कहा गया। उन 40 दिनों में मेरा वज़न 40 किलो
کم ہو گیا، لیکن میں نے وہ جو کتابچہ تھا اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، وہ نہیں مانا، میں اندر رہا، میں ٹھہر گیا، میں نے قیام کیا، لیکن یہ کوشش کی کہ میں ان کی باتوں کو نہ مانوں اور میں بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف نہ جاؤں۔ تو شیخ صاحب یہ سارے راز اور نیاز کی باتیں جو ہیں یہ لے کے قبر میں نہیں چلے جائیے گا، کوشش کریں کہ ان چیزوں کو بیان کریں اور عوام کو جو اصل حقائق ہیں ان سے شناسائی ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔